नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? राम राम सारे भाइयों ने। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बड़ी ही पावन तरीके से होली को मना रहे होंगे, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, अपने बड़े जितने भी आपके बड़े हैं उन सभी का आशीर्वाद लेकर आप होली को मना रहे होंगे। यही मेरी आशा है, यही मेरी कामना है। ठीक है ना? चलेगा। आज की जो क्लास होगी काफी महत्वपूर्ण रहेगी आपकी आगामी परीक्षा के लिए। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी को इस क्लास में आना है, सभी को इस पढ़ना है। और वीडियो को जरा लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है ना? वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, अगर क्लास अच्छी लगे तो कर देना, नहीं नहीं लगे कोई बात नहीं है। उससे पहले छोटी सी जानकारी है। अगर आपने अभी तक रिजल्ट गुरु का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आप ना किसी भी क्लास की पीडीएफ, कोई भी अगर आपको क्विज़ लगाने हैं वो आप लगा सकते हो। अच्छा, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। देखो, ये प्रश्न मैं आपको करा चुका था इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है ना? 14 प्रश्न मैं आपको करा चुका था। अच्छा, अब डायरेक्ट मैं शुरू करता हूं 15वें प्रश्न से। किससे? डायरेक्ट शुरू करता हूं 15वें प्रश्न से। ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है ना? अच्छा, 15वें प्रश्न से शुरू करते हैं ताकि आप देख पाए। हाँ जी भाई, अच्छा कहाँ गया आपका 15वां प्रश्न? कहाँ गया जी? ये रहा ये रहा ये रहा, हमको मिल गया। हाँ जी, 15वें प्रश्न पर आ गए। चलिए जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो, यहां तक तो मैं आपको करा चुका था, यहां तक तो होमवर्क मैंने दिया था आपको, ठीक है ना? ये प्रश्न। अच्छा, इस प्रश्न के बारे में बताना है, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक किसको माना जाता है? सबसे अच्छा प्रश्न है। अब देखो, जितनी भी आपकी प्रयोगवादी धारा, मतलब जितनी भी काव्य धाराएं, सभी के प्रवर्तक कोई ना कोई हुए हैं। इन्हीं से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अब आपसे पूछा गया है, प्रयोगवादी काव्य धारा के निराला जी प्रवर्तक है, या धूमिल जी हैं, अज्ञे जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं? कौन है भाई? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो, प्रयोगवादी काव्य धारा कौन सी धारा है साहब? प्रयोगवादी काव्य धारा है। और प्रयोगवादी काव्य धारा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अज्ञेय जी। और माने जाते हैं अज्ञेय जी, इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। देखो, मुझको पता है आपको समझ में नहीं आया, इसलिए मुझको पता। देखो, प्रयोगवादी काव्य धारा के अज्ञेय प्रवर्तक होते हैं। अगर अज्ञेय पूछ सकता है तो और भी कुछ पूछ सकता है। सभी की सभी जानकारी मैंने आपको यहां पर देने की कोशिश की है। देखो, एक होती है प्रगतिवादी काव्य धारा। क्या होती है? प्रगतिवादी काव्य धारा। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, केदारनाथ अग्रवाल माने जाते हैं, पूछ सकता है। अच्छा, रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। नागार्जुन जी, उनके बाद आए रांगे राघव, उनके बाद शिवमंगल सिंह सुमन, जिनका उपनाम क्या होता है? शिवमंगल सिंह जी का सुमन उपनाम होता है, पूछा जाता है। त्रिलोचन जी भी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक मतलब इसको आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया। अब जानते हैं प्रयोगवादी काव्य धारा, जिससे हमसे अभी प्रश्न पूछा है। प्रयोगवादी काव्य धारा के अज्ञेय जी प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर अज्ञेय जी विकल्प में ना देता तो हम गिरजा कुमार माथुर जी को करते। गिरजा कुमार माथुर जी ना होते, मुक्तिबोध होते, भवानी प्रसाद मिश्र और राम शमशेर बहादुर जी होते। एक और को आपको याद रखना है, नई कविता काव्य धारा को। नई कविता काव्य धारा की बात करी जाए तो सिंह जी हैं, धर्मवीर भारती जी, दो ही हैं। देखो, बस आपको इनको पढ़ना है, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और आपको आगे लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी वर्ग की नहीं है? अर्थात कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपको चुनना है। देखिएगा, यहां से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, देखना है साहब। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी मतलब जो वेस्ट वाले रीजन में बोली जाती हो। जैसे हमको, मैंने याद करने की आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? जैसे हम अपनी महिला मित्र को फोन करते हैं, उसको कहते हैं, बाबू आपने खाना खा लिया? आज से नहीं बोलना है, आज से बोलना है, बाबू खाता कड़वा बेर। आज से बाबू को क्या खिलाना है? कड़वा बेर। भाई देखो, हमको एग्जाम में अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। अब ये मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से उसको याद करते हो, वैसे मैटर करता है, लेकिन असभ्य तरीके से नहीं। देखिएगा, बा बा से क्या बनेगा? बा से बन जाएगा आपके ब्रज बोली। कौन सी बन जाएगी जी? ब्रज बोली, जो कि मथुरा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और इस बू से क्या बनेगा? इस बू से बन जाएगी आपकी बुंदेली। क्या बन जाएगी? बुंदेली। और इस खा से क्या बनेगा? इस खा से बनेगी आपकी खड़ी बोली। क्या बनेगी जी? खड़ी बोली। यहां से इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। इस का से क्या बनेगी? इस का से बन जाएगी आपकी कन्नौजी। क्या बन जाएगी जी? कन्नौजी। अच्छा, इस बेर से क्या बनेगी? इस, अच्छा देखो भाई, कोई छूट गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं छूटा है। इस बेर से बन जाएगी आपकी क्या? इस बेर से बन जाएगी आपकी बांगरू। क्या बन जाएगी जी? बांगरू बन जाएगी, याद रखिएगा। क्या बनेगी? बांगरू बनेगी, याद रखिएगा। अच्छा, एक और प्रश्न के बारे में आपको याद रखना है। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणवी। हरियाणवी बोली इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी के नाम से किसको जाना जाता है? खड़ी बोली को जाना जाता है, याद रखिएगा ये भी। अच्छा देखो, कौरवी गलत लिख दिया भाई, गलत लिख दिया कौरवी। कोई बात नहीं, इसको एक बार फिर से सही कर देते हैं। कौरवी, ठीक है ना? कौरवी,
ये चीज याद रखिएगा। आगे आते हैं साहब। अब देखो यहाँ पर पूछा था कौन सी पश्चिमी की नहीं है खड़ी बोली, तो कन्नौजी है, खड़ी बोली है, ब्रज है, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी किसकी है? ये है पूर्वी हिंदी की। किसकी है? पूर्वी हिंदी की एक बोली होती है, याद रखिएगा। और ये क्लास उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते, या फिर पिछले 30, और जो बच्चे जानते हैं ना, तो जितने 30 दिनों में आपने पढ़ा है ना, उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आगे आना देखिएगा। अब देखो यहां से अगर कुछ नई बातें आपको जानने को मिले ना, मैं किसी भी क्लास में नहीं कहता कि आपको इसके नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल भी नहीं। पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। आगे आएगा देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 की बात करें पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी में बोली जाती हैं 3। बचपन में पढ़ा था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। अब भूल जाओ, अब भूल जाओ भाई। अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है नए जमाने का। देखिएगा नए जमाने में पढ़ते हैं ए फॉर अवधि, क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए फाइनल लिस्ट में नाम। बी फोर क्या बनेगा? बी फोर बनेगा बघेली। क्या बन जाएगा? बी फोर बघेली बन जाएगा। सी फोर क्या बनेगा? सी फोर बन जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी। क्या बन जाएगा जी? छत्तीसगढ़ी बन जाएगा। याद रखिएगा क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़ी। ये होती है अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आ गया ये। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? स्टार बनाई गए इस प्रश्न पर। सभी को बताना ब्राह्मण के संपादक कौन है, कमेंट करके बताना है जी सभी को। ब्राह्मण के संपादक कौन है? हाँ जी भाई, ब्राह्मण के संपादक कौन है? क्या प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, भारतेंदु जी हैं, या फिर अंबिका दत्त व्यास जी हैं? कौन है भाई ब्राह्मण के संपादक? कमेंट करके बताइएगा ब्राह्मण के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? हाँ जी देखो बच्चों के उत्तर भी आ गए। अच्छा कई लोग कर रहे हैं गलत उत्तर, कई लोग कर रहे हैं सही उत्तर। देखते हैं किसका सही है भाई। देखो ब्राह्मण की बात करी जाए तो इसके संपादक होते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। मुझे को पता है आपको नहीं समझ में आया, यहाँ पर देखिएगा। ये है भाई आपके कौन? ये है आपके प्रताप नारायण मिश्र जी। इनका ना तो आपको जन्म याद रखना है, याद क्यों नहीं रखना है? पूछा ही नहीं जाता। अब जो चीज पूछी नहीं जाती है, देखो हमको क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? सन, कभी, जन्म और मृत्यु के बारे में हिंदी में क्वेश्चन नहीं बनते। आगे आइएगा। इनकी मृत्यु नहीं बनेगी, जन्म स्थान नहीं बनेगा, प्रमुख रचना यहां से प्रश्न बनेगा। यहां से प्रश्न बनेगा, जिससे प्रश्न बनेगा उसको पढ़ो। नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, गौ संकट, हटी हम्मीर, भारत दुर्दशा, ये अक्सर पूछा जाता है। भारत दुर्दशा। अच्छा कली कौतुक, कली प्रभाव, ये पूछा जाता। भारत दुर्दशा, इसके बारे में याद रखिएगा। और ये है प्रताप नारायण में। सभी इनको भी हैप्पी होली कहेंगे और इनको भी नमस्कार करेंगे। जी हाँ भाई आगे आइएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब तद्भव कौन सा नहीं होगा? अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं होगा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं होगा? स्टार बनाएगा इस प्रश्न पर। और जिस भी बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर दिया उसको यहाँ से 2 एल्पेनली वे की टॉफी कोरियर करी जाएंगी। जी हाँ भाई बिल्कुल, जो कि आपके होली का गिफ्ट हो जाएगा। चलिए भाई अच्छा आगे बताना इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या है? तीखा है, आदमी है, जीव है, ढीठ है। सटीक तरीके से उत्तर बताना है आपको। इस प्रश्न का सटीक तरीके से उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। अच्छा ये देखो यहाँ पर जैसे ही आप बोलते हो गुरुजी तीखा, ये तो खुद में तद्भव शब्द है। तीक्ष्ण इसका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। आदमी है, जीव है, जीव को जिव्या कहेंगे, ढीठ को धृष्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? धृष्ट कहेंगे तत्सम में। अच्छा जीव को जिव्या कहेंगे। तो गुरुजी कौन सा तद्भव नहीं होगा? अब याद रखिएगा ये जो आदमी शब्द है ना, ये कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द है, अर्थात विदेशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदेशज। अब देखो यहाँ पर तद्भव नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि तत्सम ही अलग विकल्प में देगा, नहीं देगा। उसने विदेशज शब्द दे दिया। किस भाषा का शब्द है आदमी? आदमी किस भाषा का शब्द है भाई? अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा। हलुआ किस भाषा का शब्द है? अक्सर पूछा जाता है हलुआ। क्या ये देसी शब्द है या फिर विदेशी शब्द है? विदेशी है तो किस भाषा का है? क्या संस्कृत का शब्द है? यही तो हो सकता है। देखिएगा हलवा शब्द है आपके अरबी भाषा का। अरबी भाषा में हलवा का अर्थ होता है मीठा। क्या होता है? मीठा। आगे चलते हैं साहब। देखो हलवा का मतलब, हलवा, हलवा एक कैसा शब्द है अरबी भाषा का? ये है मतलब अरबी भाषा का कीमत, मुखबिर, खतरा, हुक्का, ये सभी किस भाषा के हैं? अरबी भाषा के शब्द है। गायब है, शराब है, मौत है, हादसा है, अक्ल है, अखबार है, अजीब है, आईना, आदमी, आहट, ध्वनि, संकेत। देखो आदमी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना? ये अरबी भाषा के शब्द है, याद रखिएगा। किस भाषा के? अरबी भाषा के। आगे आइए। मोही तो मेरे कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? स्टार बनाना है इस प्रश्न पर। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? मोही तो मेरे कवित्व बनावत, किस व्यक्ति के द्वारा इस पंक्ति को लिखा गया है? आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। मुझको कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये पंक्ति किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है।
अरे वाह। मोही तो मेरे कवित्व बनावत चिंतामणि घनानंद रसलीन या फिर मीराबाई, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है घनानंद जी के द्वारा। किसके द्वारा? घनानंद जी के द्वारा। और ये प्रश्न बना था यूपीएसआई में। मतलब ये पंक्ति दी गई थी, ये पंक्ति दी गई थी और पूछा था हमसे ये पंक्ति किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, तब इस प्रश्न का उत्तर होता था, तब इस प्रश्न का उत्तर हुआ था घनानंद जी के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। और ये है अपने घनानंद जी, इनको एक बार नमस्ते करना है, इनको भी हैप्पी होली बोलनी है। चलिए, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये जो उर्दू खुद में शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये उर्दू किस भाषा का शब्द है। क्या ये अपभ्रंश का है? देखो अपभ्रंश 2 बार टाइप हुआ है, कोई बात नहीं, हमको इस पर गौर नहीं करना है। चलिए, तुर्की भाषा का है, फारसी भाषा का है, अरबी भाषा का है, किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा हिंदी की। किसकी याद रखते हैं? हिंदी। हिंदी भाषा में कितने शब्द पाए जाते हैं? लगभग 2 लाख के करीब शब्द पाए जाते हैं। अगर कहा जाए इसमें 85% के करीब शब्द किसके हैं? हिंदी के हैं। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के हैं। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के शब्द हैं। और 15% तक शब्द है इसमें विदेशी शब्द। कौन से शब्द है जी? विदेशी शब्द इसमें पाए जाते हैं। और कहा जाए सर्वाधिक विदेशी शब्द किस भाषा के हैं? सर्वाधिक विदेशी शब्द हैं आपके फारसी भाषा के। किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के सर्वाधिक विदेशी शब्द हिंदी में देखने को मिलते हैं। किस भाषा के हैं जी? देखो मैंने लिखा फारसी, मैंने क्या लिखा? फारसी भाषा के सर्वाधिक विदेशी शब्द है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, तो उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू शब्द है तुर्की भाषा का। किस भाषा का शब्द है उर्दू? तुर्की भाषा का। यहाँ पर आएगा, देखो तुर्की भाषा के शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जाजिम लिखा है, तमगा लिखा है, तोप है, तलाश है, बेगम है, बहादुर है, मुगल, लफंगा, लाश, सौगात, सुराग, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की भाषा के। सर्वाधिक किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के। फारसी भाषा के जैसे आराम है, अफसोस है, किनारा, गिरफ्तार, नमक, दुकान, हफ्ता, जवान, दारोगा, दारोगा माफी चाहूंगा, आवास, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी, अनाज, चश्मा, ग्रह। ये डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, इनसे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। अरबी भाषा के भी कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, आगे आइएगा। आगे चलते हैं साहब। देखो, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? अब ये मैप किसका है? शायद आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है तो बताना। अच्छा, अगर नहीं दिख रहा है तो भी बताना। चलिएगा, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये किस बोली के अंतर्गत आते हैं? मतलब इन स्थानों पर कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, कौन सी बोली जाएगी? ये आपको चुनना है, कमेंट के माध्यम से सभी को बताइएगा। देखो, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर इन सभी में बोली जाती है कौन सी? खड़ी बोली। कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली। और खड़ी बोली को हम एक और बोली कहते हैं, कौरवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? कौरवी बोली भी इसको कहते हैं। भाई देखो, ये रहा आपका सहारनपुर, ये रहा शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मतलब इस क्षेत्र में कौन सी बोली जाएगी? ये बोली जाएगी खड़ी बोली। कौन सी बोली जाएगी? खड़ी बोली। देखो यहाँ पर है मथुरा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इसमें बोली जाती है आपकी ब्रज बोली। कौन सी बोली जाती है? ब्रज बोली। अच्छा जी, अगर बात करें आपके बुंदेलखंडी की, तो बुंदेलखंडी बोली जाती है इस वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। अच्छा, आगे आइएगा, आगे चलते हैं, आगे आइएगा। चलिए, कहानी, कहानी नई कहानी ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? अच्छा, कहानी नई कहानी ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? मधुकेश जी के, बच्चन जी के, डॉक्टर रघुवंश जी के, नामवर सिंह की। किसकी है? कमेंट करके बताइएगा किस व्यक्ति के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। सटीक तरीके से बताना है सभी को। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सटीक तरीके से आप उत्तर करना है। क्या बात है, बिल्कुल। हाँ जी भाई, बिल्कुल सभी के सही है, बिल्कुल सभी के सटीक उत्तर है। जी हाँ, सभी के सही है जी। इस प्रश्न के बारे में बताइएगा, इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न के बारे में आपको बताना है, इस प्रश्न का सटीक उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा निकलता है? निम्नलिखित में से क्या इस प्रश्न का सटीक उत्तर हो जाएगा? कमेंट करके आपको बताना है जी। अरे वाह जी। देखो, अभी से आपको होली की बहुत सारी ढेर ढेर शुभकामनाएं। होली एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा पर्व है जिसको हमको अपने बड़े बूढ़ों, अपने बुजुर्गों, अपने अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर मनाना चाहिए। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बुरी संगत में आकर कुछ सेवन कर लेते हैं और फिर नालियों में पड़े हुए हमको मिलते हैं, ठीक है ना। उनसे बचकर रहना है। ये किसकी है साहब? ये है नामवर सिंह जी की। किसकी है? नामवर सिंह जी की। जी हाँ, देखिएगा, मधुकेश जी। आज की हिंदी की कहानी, विचार और प्रतिक्रिया यशपाल जी, पत्र पत्र का सिलसिला, कई सारी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। आगे आइएगा। चलिए, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? स्टार बनाना इस प्रश्न पर सबसे अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? क्या कहते हैं? देखो, हम पढ़ते हैं रस,
क्या पढ़ते हैं? रस। रस का उल्लेख सबसे पहले दिया था भरत मुनि ने। किसने दिया था? भरत मुनि जी ने हमको रस के बारे में बताया था। इन्होंने रस की संख्या बताई थी हमको 8। कितनी संख्या बताई थी रस की? 8 रसों के बारे में जानकारी दी थी। और फिर 8 के बाद एक रस ऐड होता है जिसका नाम होता है शांत रस। क्या ऐड होता है? शांत रस। शांत रस को हम किस नाम से जानते हैं? शांत रस को देखो 8 के बाद इसका स्थान हो गया 9वां, तो इसी को ही 9वां रस कह दिया गया। क्या कह दिया गया? इसी को 9वां रस इसी को कह दिया गया। 9वें रस के नाम से कौन सा रस जाना जाता है? शांत रस। अच्छा, तो काव्य रस की संख्या कितनी हो गई? काव्य रस की संख्या हो गई फिर 9। कितनी हो गई? 9 हो गई, क्योंकि शांत रस शामिल हो गया। लेकिन बाद में एक वात्सल्य रस भी और एक भक्ति रस भी ऐड हो गया। तो कुल रस कितने हो गए? कुल रस हो गए आपके, तो कुल रस हो गए आपके 11। कितने हो गए? 11। ये प्रश्न अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? 8। काव्य रस कितने होते हैं? 9। पर कुल रस कितने होते हैं? 11। सभी का उत्तर अलग अलग है। लेकिन ये प्रश्न नहीं था, प्रश्न ये था रस के अंग। क्या थे साहब? रस के अंग बताइएगा। रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। जैसे हाथ, पैर, चेहरा, नाक, गाल, आंख, ये सभी मेरे शरीर के अंग है। उसी प्रकार रस के भी अंग होते हैं जिनसे रस का निर्माण होता है। स्थायी भाव एक अंग है, विभाव एक अंग है, अनुभाव एक अंग है, संचारी भाव एक अंग है। अच्छा, अब हमसे पूछा है आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? बस एक सेकंड देना मुझको। जी हाँ, आश्रय की चेष्टाएं, क्वेश्चन नंबर 23। आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहेंगे? देखिएगा, जैसे मानकर चलो, विभाव का अर्थ क्या होता है? विभाव को कहते हैं कारण। अनुभाव को कहते हैं चेष्टाएं। क्या होती हैं? चेष्टाएं जो आपकी होती हैं अनुभाव कहलाती हैं। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। स्थायी भाव होते हैं आपके 9 प्रकार के। कितने होते हैं? 9 प्रकार के। आपको मानकर चलो कोई लड़की पसंद है, कोई आपकी महिला मित्र आपको पसंद है, नहीं हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है। और आज आपको पता चला कि आज वो आपके कॉलेज में पढ़ने आने वाली है, आज स्कूल में पढ़ने आने वाली है। तो उस दिन क्या करोगे? उस दिन फटाफट से तैयार होगे, बैग वैग लोगे, नाश्ता वास्ता करोगे, खाना खाओगे, खाना या तो खाओगे या पैक करोगे, टिफिन लिया और तुरंत परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के तुरंत कॉलेज के गेट पर जाकर खड़े हो जाओगे और उसका इंतजार करोगे कि कब मुझको उसका दीदार हो। तो आपके मन में एक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। कौन सा उत्पन्न हुआ? रति का। किसका हुआ? रति। इसी को प्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को प्रेम के नाम से कहा है। इसी को प्रेम के नाम से आते हैं। आपने ये सब सुबह जल्दी उठ गए, वैसे तो 11 बजे उठते हो, उसके चक्कर में 6 बजे उठ गए, तुरंत उठे, तैयार वैयार हुए, तुरंत कॉलेज के गेट पर। किसके कारण से? कारण था आपके मित्र। क्या थी भाई? आपकी महिला मित्र। क्या थी? आपकी महिला। उसके कारण से गुरुजी जल्दी उठ गए। तो जो आपकी महिला मित्र होगी क्या कहलाएगी? विभाव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विभाव। अर्थात मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, स्थायी भाव को, स्थायी भाव उत्पन्न होने का जो कारण होता है उसी को विभाव कहते हैं। कारण कौन था? महिला मित्र थी। और जैसे ही महिला मित्र स्कूल के गेट से अंदर आती है, तुरंत आप उससे कहते हो कि आज तो आप बड़ी सुंदर लग रही हो, आज तो आप बड़ी सुंदर लग रही हो। तुरंत जवाब में वहां से क्या होगा? जवाब में वहां से उड़ती हुई सैंडल आएगी। क्या आएगी? उड़ती हुई सैंडल आएगी, और उसके सैंडल का नंबर यहाँ पर छप जाएगा। वहां पर मत कहना गुरुजी ने सिखाया था। नहीं भाई, मैं नहीं सिखा रहा हूं, मैं बस सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जो आपने कहा है, जो आपकी चेष्टाएं हैं, ये क्या कहलाएंगी? अनुभाव। कुछ कहना आपकी चेष्टा ही तो होगी, अनुभाव कहलाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, अनुभाव इसको कहेंगे। अच्छा, अब ये जो चेष्टाएं होती है ना, अर्थात मैं कहता हूं अनुभाव। क्या कहता हूं? अनुभाव। दो प्रकार से होता है। एक होता है कायिक। कैसा होता है? कायिक। और एक होता है स्वाभाविक। क्या होता है? स्व स्वाभाविक। अब गुरुजी इनमें अंतर क्या होता है? देखो, कायिक अक्सर पूछा जाता है। कायिक मतलब ऐसा जो आप जानबूझकर करते हो। आपने उससे कुछ कहा कि आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, ये आपने उससे जानबूझकर कहा, ये आपके द्वारा कही गई उसके बात थी, तो ये कौन सी चेष्टा होगी? कायिक। अब मानकर चलो आप एक ही क्लास में बैठे हो और आपको जो पसंद है, आपकी जो महिला मित्र है, आपसे पेन मांगती है कि मुझको भी पेन दे दो अगर पेन हो तो जैसे ही आप उसको ये पेन दोगे तो आपके हाथ ऐसे कांपेंगे। अब ये आप जानबूझकर अपने हाथ को नहीं कपा रहे। जैसे ही आपकी महिला मित्र आपसे पेन मांगती है, पसीने आने लगते हैं, स्तब्ध खड़े के खड़े रह जाते हैं साहब, हाथ कांपते हैं। तो ये जो होती है ना, ये होती है स्वाभाविक चेष्टाएं। कैसी होती है? स्वाभाविक। अब जरूरी नहीं है कि ये प्रेम के लिए ही प्रयोग होगा, ये किसी भी स्थायी भाव के लिए प्रयोग हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई माता अगर अपने बच्चे को बहुत दिनों के बाद मिलती है या फिर बहुत दिनों के बाद देखती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये स्वाभाविक है। ये जो उसकी चेष्टाएं है ना माता की, ये स्वाभाविक है। और जितनी भी स्वाभाविक चेष्टाएं होंगी किस में आ जाएंगी? ये आ जाएंगी आपकी
स्वाभाविक चेष्टाओं के अंतर्गत, और जो भी जानबूझकर होगा वह हो जाएगा कायिक। अच्छा, संचारी भाव 33। संचारी भाव के बारे में बस एक चीज याद रखिएगा कि संचारी भाव जो होते हैं ना, एक समय पर एक से ज्यादा इंसान के मन में आ सकते हैं, लेकिन स्थायी भाव न होते हैं, एक समय पर एक से ज्यादा स्थायी भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। संचारी मतलब आते जाते रहने वाले, स्थायी मतलब परमानेंट, तभी तो स्थायी शब्द जोड़ा है। स्थायी मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी इंसान के मन में हमेशा रहेगा नौ स्थायी भाव, हमेशा रहेंगे नौ स्थायी भाव। एक बार प्रश्न पूछा था पीसीएस ने इंटरव्यू में, पीसीएस ने पूछा था, मानकर चलो कोई बच्चा एक दिन मतलब अभी अभी पैदा हुआ है, तो उसके मन में कितने प्रकार के स्थायी भाव होंगे? गुरुजी स्थायी भाव तो उसके मन में हो जाएंगे कितने प्रकार के? 9 प्रकार के रहेंगे, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक इंसान के मन में होते हैं 9 प्रकार के स्थायी भाव। आगे आएगा, चलिए जी। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? चेष्टाएं क्या कहलाएंगी? अनुभाव कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अनुभाव कहलाएंगी। आगे आइए, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। इस पंक्ति में छंद बताइएगा, छंद कौन सा होगा? थोड़ा सा अच्छा प्रश्न जरूर है, लेकिन मुझे आशा है कि आप कर पाएंगे, मुझको पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर मुझको बता पाएंगे। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? तो ये आपको बताना है साहब, इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके सभी को बताना है इस प्रश्न का सटीक उत्तर निम्नलिखित में से क्या होगा। हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। इस पंक्ति में आपको क्या चुनना है? मात्राएं देखनी है कि मात्रा कितनी है? देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मेरी ये बात धीमी तो नहीं आ रही भाई? देखो तबीयत थोड़ी सी खराब है, होली बोली का माहौल चल रहा है, तो गुलाल रंग वंग से ना गला बैठ गया है। क्या बैठ गया? गला बैठ गया है। कोई बात नहीं, चलेगा। कई सारे बच्चे मिलने आए, कई सारे बच्चे जो पढ़ते हैं हमसे वो भी मिलने आए, आस पड़ोस के कई सारे स्टूडेंट आए, तो सभी से मिलना पड़ता है, और उनमें से कोई भी रंग लगाए बिना मानता नहीं है। सभी रंग लगाते हैं, और लगा लो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, फेंक कर मारते हैं, बालों में भरते हैं। अब चलिएगा, कोई नहीं, आगे आएगा। देखो यहाँ पर मैं गुरु का प्रयोग करूंगा, यहाँ पर लघु 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 गुरु लघु गुरु। अच्छा, इसके लिए गुरु लघु, इसके लिए गुरु। जरा मात्राएं गिनना, मात्रा कितनी हो गई? 2 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 और 2 9 और 2 11 12 13 14। भाई मात्रा तो 15 होनी चाहिए, जरा हमने गलती कहाँ कर दी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ भाई, पूरी 15 मात्रा है। तो 15 मात्रा पहले चरण में है, और 15 के बाद क्या है? एक यति दे दी गई हमको। क्या दे दी? यति। तो वहां पर 13 मात्राएं होनी चाहिए, तब तो उल्ला का उदाहरण हो जाएगा। अगर यहाँ पर 13 हुई तब तो उल्ला हो जाएगा। 1 1 2 1 1 2 2 1 2। गिनिएगा, 4 और 1 5 और 2 7 8 9 10 11 12 13। हाँ भाई, बिल्कुल 13 मात्रा है। कितनी मात्रा है? 13 मात्रा है। तो अगर गुरुजी 15 और 13 पर यति होती है, एक पंक्ति में टोटल 28 मात्राएं होती है, तो ये तो उल्ला छंद होता है, इसके 15 13 पर यति होती है। बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे आइए, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 24 का ए बिल्कुल सही है। अच्छा देखो, आपको एक और चीज याद रखनी है रोला के बारे में। रोला को पहचानने की सबसे जल्दी ट्रिक क्या है? इसके अंत में या तो 2 गुरु होंगे या 2 लघु होंगे। क्या होंगे? या तो 2 लघु होंगे, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। दोहा को एक सेकंड में कैसे पहचान सकते हो? दोहा छंद को, इसके अंत में क्या होगा? इसके अंत में हमेशा लघु होगा। लघु अर्थात एक मात्रा। और सोरठा को कैसे पहचान सकते हो? एक सेकंड में सोरठा को पहचान सकते हो, इसके पहले और तीसरे चरण में क्या मिलता है? तुक मिलता है। क्या मिलता है? तुक मिलता है। आगे आइएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ अलग प्रकार से भी जानकारी दी है, ये आपको पढ़नी है, आगे आना है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन सा नहीं है उसको बताइएगा। कौन सा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम निम्नलिखित में से नहीं है? कौन सा नहीं होगा? कमेंट करके बताना है साहब, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं होगा, ये अब आपको चुनना है, अब आपको बताना है जी। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है भाई। देखो इस शब्द देखो, हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो शब्द जैसे लिखा है उसका अर्थ उसी में निहित होगा। हिंदी जिस तरीके से पढ़ी जाती है, उसी तरीके से बोली जाती है, उसी तरीके से समझी भी जाती है। देखिएगा, अनिश्चय, जहां से निश्चय ना हो, किसका? भाई सर्वनाम का। सर्वनाम अर्थात या तो संज्ञा का निश्चय नहीं होगा या फिर सर्वनाम का निश्चय नहीं होगा। अच्छा आगे आइएगा, चलिए, जो वह कुछ ना कुछ, अच्छा कुछ भी, सब कुछ, सब कुछ। अच्छा देखो, यहाँ पर 2 बार लिख दिया गया है। कुछ ना कुछ, ये भी 2 बार लिख दिया गया है। कुछ भी, ये भी 2 बार लिख दिया। सब कुछ, ये भी 2 बार लिख दिया गया है। आगे आएगा, कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। नहीं है तो गुरुजी यहाँ से देखो, विकल्प नंबर ए में नहीं है। जो सो, जो बोओगे सो काटोगे, संबंधवाचक हो जाएगा। जो बोओगे सो काटोगे, जैसा करोगे वैसा करोगे। जो सो, जैसा वैसा, यद्यपि तद्यपि, सभी संबंधवाचक होते हैं। और अगर मैं वह की बात करूं, वह कौन सा हो जाएगा? वह गुरुजी पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक
समुच्चयवाचक में भी अन्यवाचक, या फिर आप निश्चयवाचक कर सकते हो। आगे आइएगा, चलिए। तलवे चाटना, तलवे चाटना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तलवे चाटना, तलवे चाटना। अब देखो, खुशामद करना, बेकार में दखल देना, अपनी झूठी प्रशंसा करना, या फिर बात से फिरना। तलवे तो जो व्यक्ति आपकी खुशामद करता है वही तलवे चाट सकता है, अर्थात खुशामद करना इसका सटीक अर्थ होगा। क्या हो जाएगा जी? खुशामद करना इसका बिल्कुल सटीक अर्थ निकलता है। अच्छा, लेकिन यहां से हमको एक और चीज के बारे में जानना है, मुहावरा। किसके बारे में? मुहावरा। मुहावरे की अगर बात करी जाए तो थोड़ा सा ध्यान देना भाई, यहां पर क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुहावरा, मुहावरे ने हमारी बदतमीजी कर दी, हमसे थोड़ा सा आपताब में बात कर दी, हमने इसको श्राप दे दिया कि तुम पूर्ण वाक्य नहीं होगे। क्या नहीं होगे? अरे भाई क्या हो गया? हाँ, हमने इसको एक श्राप दे दिया कि तुम पूर्ण वाक्य नहीं होगे। क्या नहीं होगे? पूर्ण वाक्य नहीं होगे। पूर्ण वाक्य नहीं होता है तो ये इसको घाटा भी होता है। इसका कोई भी प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं होता, तो इसका प्रयोग हमेशा वाक्य में होता है। इसीलिए इसको देखो, वाक्य के या तो आगे वाले भाग में इसका प्रयोग हो सकता है, बीच वाले भाग में, अंतिम वाले भाग में, लेकिन होगा प्रयोग हमेशा वाक्य में ही, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होगा। इसलिए इसको वाक्यांश कहते हैं, अर्थात वाक्य का हिस्सा इसी को कहा जाता है। वाक्य का हिस्सा किसी को कहते हैं, अर्थात वाक्यांश इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। तलवे चाटना, खुशामद करना। आगे आइएगा, चलिए जी। अब देखो यहाँ पर कुछ मुहावरे मैंने दिए, उसका अर्थ भी मैंने बताया है। ये सभी आपको देखना है, सभी आपको पढ़ना है, कम से कम एक बार। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम पर। उपमेय का अर्थ बताइएगा, उपमेय किसको कहते हैं? उपमेय किसको कहते हैं? कमेंट करके आपको बताना है। उपमेय का अर्थ क्या हो जाएगा? उपमेय का अर्थ क्या होगा? कमेंट करके सभी को बताना है जी। उपमेय का अर्थ निम्नलिखित में से क्या निकलता है, या फिर क्या निकल सकता है? चलिए, हाँ जी भाई जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, सभी के बिल्कुल सही है साहब, सभी के बिल्कुल सटीक उत्तर है उपमेय। देखिएगा, अगर हमने पढ़ा होगा, अगर हमने पढ़ा होगा क्या? उपमा अलंकार। क्या पढ़ा है हमने? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जिसमें तुलना करी जाती है, क्योंकि उपमा का भी अर्थ तुलना होता है। इसके अंग हमसे पूछे जाते हैं, तो इसके अंग कितने होते हैं? 4। जैसे हाथ, पैर, चेहरा, नाक, गाल, बाल, ये मेरे शरीर के अंग है, उसी प्रकार से उपमा अलंकार के भी अंग होते हैं 4। कौन कौन से? एक तो होता है उपमेय। क्या होता है? एक होता है उपमेय, छाप कर रखिएगा। एक होता है उपमेय अंग, जिसकी तुलना करी जाती है। एक होता है उपमान, जिससे तुलना करी जाती है। एक होता है वाचक शब्द, मतलब तुलना किन शब्दों से करी जाएगी? वाचक शब्दों से। किसी गुण के आधार पर भी तो तुलना होगी, तो जो साधारण धर्म होगा वह क्या कहलाएगा? वह गुण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुण कहलाएगा, याद रखिएगा। अच्छा देखो, उपमेय जिसकी तुलना करी जाती है, जैसे मानकर चलो आपकी मैं तुलना करूं आपके पड़ोस वाले व्यक्ति से, क्योंकि पड़ोस पड़ोस वाला व्यक्ति सिलेक्टेड है। आपके घर वाले भी तुलना करते हैं कि उसकी तरह पढ़ाकर, उसकी तरह पढ़ाकर सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो आपकी तुलना करी, किससे करी? तो आप क्या होगे? आप हो जाओगे उपमेय। तो जिसके लिए उपमा दी जाए, तो जिसके लिए, अर्थात जिसकी तुलना करी जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उपमेय। और जिससे तुलना करी जाए उसको कहते हैं उपमान। उसको क्या कहते हैं? उपमान। अब तुलना किससे होगी? पड़ोस वाले व्यक्ति से, क्योंकि वो सिलेक्टेड है। पड़ोस वाला, इसको याद कैसे करोगे? उपमान। यहां पर एक शब्द जुड़ा हुआ है, मान। मान कहते हैं घमंड को। तो घमंड किसको होगा? जो प्रसिद्ध होगा। क्या होगा? जो प्रसिद्ध होगा। एक बार प्रश्न बना था, हमेशा प्रसिद्ध वस्तु के लिए प्रसिद्ध वस्तु किसमें होती है? प्रसिद्ध वस्तु उपमान होती है। जैसे कई सारे बच्चे अपनी प्रेमिका के मुख की तुलना चंद्रमा से करते हैं कि डैश डैश डैश, तुम्हारा मुखड़ा चंद्रमा के समान है, तुम्हारा मुखड़ा चंद्रमा के समान है। तो क्या होगा भाई? तो आपने चंद्रमा से तुलना करी, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान होगा। प्रसिद्ध वस्तु है, उपमान हो जाएगा। आगे आएगा, चलिए। समान गुण। गुण मतलब जिस गुण के आधार पर, सुंदर है तो सुंदर, उसकी तरह पढ़ाकर तो भाई उसकी तरह मेहनत कराकर, ये गुण हो जाएगा। वाचक शब्द, जिन शब्दों से तुलना करी जाती है कि उसके समान सुंदर है या उसके जैसा सुंदर है। समान, जैसा, सा, सरिस, सम, तुलना करने वाले शब्द किस में आएंगे? वाचक शब्द में। आगे आएगा, वह कौन सा व्यंजन है? अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन की नंबरिंग गलत है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, चलेगी। अच्छा, वह कौन सा व्यंजन है आपको बताना है। हम सभी ने पढ़ा है अंत्ययस्त व्यंजन। क्या पढ़ा है हमने? अंत्ययस्त व्यंजन हम सभी ने पढ़े। अंत्ययस्त व्यंजन अर्थात ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में, जिसका उच्चारण अंतः मन से किया जाता है। किस मन से? अंतः मन से जिसका उच्चारण होता है, याद रखिएगा। एक होता है य, एक होता है र, एक होता है ल, एक होता है वा। अगर या की बात करी जाए तो ये तालु के द्वारा बोला जाता है। रा आपका मूर्धा के द्वारा बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। ला आपका दंत के द्वारा बोला जाता है, और वा दंत ओष्ठ दोनों के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? दंत और ओष्ठ दोनों के द्वारा बोला जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना? हाँ जी भाई, हाँ जी।
तो वाह कौन सा होगा भाई, वाह हो जाएगा आपका अंत्यस्थ व्यंजन, ये भी याद रखिएगा, वाह कौन सा हो जाएगा, अंत्यस्थ व्यंजन। चलिए भाई, अपना जगह का अपने जगने का समय हो गया, तो अलार्म बोल रहा है। बताओ, दोपहर में अलार्म बोल रहा है, कभी ना कभी लगा दिया होगा तो वो अभी बोल रहा है। चलिए, वह कौन सा व्यंजन है, वह कौन सा व्यंजन हो जाएगा। देखो, स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेकर मा तक, अर्थात 25 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 25। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, हम सभी जानते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु बाहर आती है, 4 होते हैं। कितने होते हैं, क्षेत्र, ज्ञ, उश्रय, ये 4 होते हैं। आगे आएगा, अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, चारों के बारे में छापिएगा। आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने सभी के बारे में जानकारी दी है कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन से है, ऊष्म व्यंजन कौन से है। देखिएगा, ये जो है ना आपका, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, का से लेकर माँ तक 25 होते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, तारक चिन्ह बताइएगा, तारक चिन्ह किसको कहते हैं। जैसे मानकर चलो, बचपन में हमने कभी कोई पुस्तक पढ़ी होगी, कभी कोई अपनी सिलेबस, हालांकि पढ़ी नहीं होगी, मुझे यकीन है आप पर पूरा, जो अपनी सिलेबस की किताबें होती थी, मानकर चलो मैंने लिखा राम घर जाता है, मैंने क्या लिखा, राम घर जाता है। तो जैसे आपको किसी शब्द पर बल देना हो तो उस पर स्टार लगा दिया करते थे प्रकाशन वाले, जो प्रकाश, जो किताब को छापते थे, और यहाँ पर उसी स्टार का यहाँ पर डिटेल में अर्थ दे देते थे कि इस शब्द का अर्थ क्या है, नीचे की तरफ डिटेल में अर्थ दिया जाता था। इसी को तारक चिन्ह कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तारक, मतलब किसी शब्द पर विशेष रूप से बल देना, किसी शब्द पर विशेष रूप से बल देना, तारक। इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अच्छा, इसको कहते हैं अल्प विराम। इसको क्या कहते हैं, अल्प विराम के नाम से ये वाले भाई साहब जाने जाते हैं। इसको अर्ध विराम कहते हैं, तो अर्ध विराम के नाम से ये वाले भाई साहब जाने जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उपविराम। इसको क्या कहते हैं जी, ये जाना जाता है उपविराम के नाम से। किसके नाम से, उपविराम के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये किस नाम से जाना जाता है, उपविराम के नाम से। क्वेश्चन नंबर, अब से देखो, यहाँ पर मैंने सभी विराम चिन्ह के बारे में जानकारी दी है आपको, एक बार पढ़ लेना। जी हाँ, आगे आएगा। चलिए, पीतल शब्द का समान बहुवचन में रूपांतरण बताना है। पीतल शब्द का समान बहुवचन में रूपांतरण, हाँ देखो, मुझको पता है कि मैं आपके कमेंटों पर ज्यादा गौर नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो है ना प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है, तो चलेगा, यहाँ पर सभी को प्रैक्टिस करनी है। इस प्रश्न के बारे में बताइएगा, इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे आएगा जी। चलिए, पीतल शब्द का समान बहुवचन बताना है। अब मैंने अपने एक ऑफलाइन वाली क्लास में एक बच्चे से कहा कि भाई खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। वह खड़ा हुआ, मैंने उससे कहा बहुवचन किसको कहते हैं। वह बोला, गुरु, वह पहले तो मुस्कुराया, बोला गुरुजी, बहू को दिया गया वचन क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुवचन। लेकिन आपको ऐसा उत्तर नहीं करना है, आपको बताना है कि गुरुजी, जहां से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं के बारे में जानकारी मिले, वहां पर क्या हो जाएगा, बहुवचन होगा। जैसे हिंदी में द्विवचन नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। तो दो शब्दों के लिए, दो वस्तुओं के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, ये भी आपको जानना है, ठीक है ना। हाँ जी भाई, आगे चलते हैं साहब। देखो, पीतल, पीतल को क्या हम नाप तोल सकते हैं, बिल्कुल नाप तोल सकते हैं। एक हमने संज्ञा पढ़ी है, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा पढ़ी है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक मतलब ऐसी कोई भी वस्तु है जिनको नापा तोला जा सकता है, द्रव्यवाचक कहलाती है। जैसे दूध को हम नाप सकते हैं, पानी को हम नाप सकते हैं, सोने को भी तो नापा तोला जा सकता है, सोना है, चांदी है। पीतल भी तो नापी तोली जा सकती है, पीतल भी है। अच्छा, तो जितनी भी नापे तोले जाने वाली संज्ञा होती हैं, किसमें आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। और ये सामान्यता एक वचन में प्रयोग होती है, सभी की सभी किस में प्रयोग होती है, एक वचन में। किस में प्रयोग होंगी, एक वचन में। तो पीतल, क्या पीतल का बहुवचन बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सटीक उत्तर जो होना चाहिए था, पीतल शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। देखो, कई सारे बच्चे गलत उत्तर करते हैं, कई सारे बच्चे पीतल बताते हैं, कई सारे बच्चे बताते हैं इनमें से कोई नहीं, लेकिन सटीक उत्तर इसका क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीतल का पीतल ही होगा। आगे आइएगा। चलिए, अब देखो, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द आपको बताने हैं। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एक बार इनको देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको करना है, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है हमसे, यहाँ से अक्सर हमसे प्रश्न पूछा जाता है और हम गड़बड़ कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं तो उत्तर गलत हो जाता है। चलेगा, ये हमको नहीं करना है, अब आगे आना है। देखो, जैसे कई सारे बच्चे कहेंगे कि गुरुजी, पीतल, चांदी, जनता, जनता, देखो जनता शब्द एक वचन में प्रयोग होता है, लेकिन लोग, लोग शब्द यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं लिखा, हाँ ये लिखा। लोग शब्द किस में प्रयोग होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है, इस चीज को याद रखिएगा। लोग बहुवचन में, जनता एक वचन में। घी, आकाश, तेल, बालू, सौंदर्य। दल, दल का प्रयोग किस में होता है, एक वचन में। झुंड का, टोली का एक वचन में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। हाँ जी, होश,
बाण, आंसू, ये सभी हस्ताक्षर, बाल, सभी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आगे आना है। विशेषण के मुख्य भेद कितने माने गए हैं? आपको पता है विशेषण कितने प्रकार का होता है? विशेषण गुरुजी ऐसे शब्द जो या तो संज्ञा की विशेषता बताएंगे या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, यही तो कहलाते हैं विशेषण, यही विशेषण कहलाते हैं। 7 है, 5 है, 4 है, 10 है, कितने कहलाएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने विशेषण है। कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है जी कितने विशेषण हो सकते हैं, कितने विशेषण है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रकार के विशेषण इसमें विद्यमान है। 7, 5, 4, 10 कितने हैं भाई? देखिएगा अगर मैं बात करूं, 4 विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा कितने प्रकार के विशेषण हैं? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा 5 प्रकार से क्या होता है? 5 प्रकार से होते हैं गुरुजी वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है अर्थ के आधार पर। 7 प्रकार से, 7 प्रकार से क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ जी भाई देखिएगा, एक तो होता है देखो संज्ञा की, या तो हम संख्या बता सकते हैं गुरु, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा एक तो संख्यावाचक। एक या तो संख्या के गुण के बारे में बता सकते हैं, एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अच्छा संख्या के मात्रा के बारे में बता सकते हैं, अच्छा तो परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। या फिर संज्ञा सर्वनाम की तरफ इशारा कर सकते हैं तो सार्वनामिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। इसी सार्वनामिक को संकेतवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेत वाचक विशेषण के नाम से इसको भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, आगे आइए। किस वाक्य में समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? समुच्चयबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक किसको कहते हैं? जब आपको दो वस्तुओं में से किसी एक चुनना पड़े, उसके लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसको समुच्चयबोधक अव्यय कहेंगे। देखो अव्यय, अव्यय का कई बार दूसरा नाम पूछा जाता है। अव्यय किसको कहते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही होती है, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल इनका कोई असर नहीं पड़ता, ये सदैव एक जैसे रहते हैं। देखिएगा अव्यय को अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी। अविकारी शब्द भी इन्हीं को कहा जाता है। अविकारी मतलब जिनमें विकार उत्पन्न ना हो। अच्छा एक होते हैं अपने विकारी शब्द। क्या होते हैं? विकारी शब्द। विकारी कैसे? कि जिनमें लिंग वचन और कारक के अनुसार विकार उत्पन्न होता है, विकारी कहलाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, संज्ञा विकारी शब्द है। सर्वनाम विकारी शब्द है। कौन सा है? सर्वनाम विकारी शब्द है। और क्रिया विकारी शब्द है। क्या है? क्रिया विकारी शब्द है। और विशेषण विकारी शब्द है। कौन सा है? विशेषण विकारी शब्द है। ये 4 प्रकार के हैं विकारी शब्द, याद रखिएगा। अच्छा ये आगे आना है। अविकारी, अविकारी समुच्चयबोधक अव्यय। बोले यहाँ से सेब या केला खाओ, जैसे ही मैंने याद देखा तुरंत मेरे दिमाग की बत्ती जली, अविकारी हो गया। क्या हो गया? समुच्चयबोधक हो गया। क्या हो समझ? बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है। अब देखो कैसे चलती है बैलगाड़ी? बोले धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे। तो जहां से क्रिया की विशेषता बताई जाए तो क्या हो जाएगा? वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण उसको कहेंगे। और क्रिया विशेषण में भी कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि क्रिया की भी विशेषता हम 4 प्रकार से बता सकते हैं। या तो क्रिया की प्रक्रिया कैसी है, रीतिवाचक। या क्रिया किस स्थान पर हुई है, स्थानवाचक। क्रिया की मात्रा क्या है, प्रमाणवाचक। क्रिया किस समय हुई है, कालवाचक। कालवाचक भी हो सकता है, आगे आएगा। जैसे मुझे कम चिप्स मिली, कितनी चिप्स मिली भाई, कम चिप्स मिली, प्रमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु। जहां से मात्रा के बारे में जानकारी मिले, कम ज्यादा थोड़ा बहुत, प्रमाणवाचक हो जाएगा। तुम छुट्टी में घूमने कहाँ जाओगे? अब मैं स्थान के बारे में पूछ रहा हूँ, कहाँ जाओगे, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक। ये क्या हो जाएगा? स्थानवाचक। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सभी का उत्तर सभी में निहित है। आगे चलते हैं, इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? ए वालों बिल्कुल सटीक उत्तर है, आगे चलिएगा। अच्छा अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम आपको चुनना है। अभिज्ञ का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कमेंट करके बताएं। अभिज्ञ का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अनभिज्ञ होगा, भिज्ञ होगा, अनर्थ होगा, अनज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? कमेंट करके आपको बताना है इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होता है, निम्नलिखित में से बताइएगा। हाँ जी निम्नलिखित में से इस प्रश्न का उत्तर सभी को बताना है, सभी को बताना है इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा, कमेंट करके। क्या बात है, सभी के उत्तर आ रहे हैं साहब बिल्कुल सटीक तरीके से? हाँ जी सभी के उत्तर आ रहे हैं बिल्कुल सटीक तरीके से। अभिज्ञ कर रहे हैं कई लोग कर रहे हैं। क्या होगा? हाँ जी भाई बिल्कुल सभी को बताना है इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करके आपको बताना है। देखो अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। बिल्कुल सटीक उत्तर, बिल्कुल सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे आइएगा। चलिए अब देखो तम का उजाला होता है, इच्छा का अनिच्छा होता है, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग। अनुराग ये शब्द एक ऐसा है जो पूछा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है? अनुराग कहते हैं प्रेम को, जो आजकल आपको हो रहा है, ठीक है ना। उत्कर्ष, उत्कर्ष कह रहे हैं उन्नति को, जो मैं आपकी चाहता हूं, ठीक है ना। उन्नति, उन्नति, उन्नति मतलब बढ़ोतरी, प्रमोशन को भी कह सकते हैं। अपकर्ष, अपकर्ष कहते हैं गिरावट को। किसको कहते हैं? गिरावट को। अच्छा आगे आइएगा। कुछ क्वेश्चन नंबर
14। वैश्वानर शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से बताना कौन सा हो जाएगा। देखो, वैश्वानर, वैश्वानर किसको कहते हैं? वैश्वानर कहते हैं अग्नि को। किसको कहते हैं? अग्नि को। अग्नि हो जाएगा। अग्नि को आग के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसको पावक कहते हैं, कई लोग इसको हुतासन कहते हैं, कई लोग इसको जलन भी कह देते हैं, कई लोग इसको ज्वाला भी कह देते हैं, कई लोग, देखो बहुत सारे शब्द होते हैं, अग्नि है, आग है, पावक, हुतासन, जलन, ज्वाला। कई लोग इसको कृषाणु भी कहते हैं, कई लोग जात वेद भी कहते हैं, ये कई लोग अनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनल। देखिएगा, एक ये वाला अनिल है और ये अनल है। क्या? अनल। इस अनिल को कहते हैं हवा और इस अनल को कहते हैं अग्नि। क्या कहते हैं? अग्नि। ये श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द में भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। हाँ जी, तो अग्नि इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। सटीक उत्तर क्या होगा? अग्नि हो जाएगा। आगे चलिएगा। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। अभी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? माया महा ठगनी हम जानी। माया जो है महा ठगनी है, हम जान रहे हैं। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। इस पंक्ति में अलंकार बताइएगा। देखिए, यहां पर एक शब्द है त्रिगुण। या त्रिगुण, जहां पर भी एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं वहां पर होता है श्लेष अलंकार। जैसे त्रिगुण, त्रिगुण का एक अर्थ क्या होता है? तीन धागों वाली रस्सी। क्या होता है? तीन धागों वाली रस्सी, इसका एक अर्थ होता है। और एक त्रिगुण का अर्थ ये होता है तीन गुण। क्या होता है? तीन गुण भी इसका एक अर्थ होता है। तो यहां से एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। और जिस भी अलंकार में संभावना व्यक्त करी जाए वहां पर होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। जनू, जानो, मनु, मानो, ऐसे शब्द आ जाए संभावना। जहां पर अभेद आरोप हो, कैसा आरोप हो? अभेद आरोप हो, वहां पर होता है आपका रूपक अलंकार। यमक, जहां पर एक शब्द एक से ज्यादा बार प्रयोग हो जाए और प्रत्येक स्थान पर उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे एक बार तो एक बच्चे को मैंने खड़ा किया, मैंने उससे बोला कि भाई यमक अलंकार का उदाहरण बता। उस बच्चे ने काफी फनी सा उदाहरण बताया मुझको। क्या है भाई? सजना है मुझे सजना के लिए। तो उसने इस पंक्ति के बारे में मुझको कहा, उसने कहा कि गुरुजी यहाँ पर एक बार सजना ये रहा, एक बार सजना ये रहा, और दोनों जगह पर सजना सजना के अर्थ अलग है। इस वाले सजना का अर्थ है वॉल पुट्टी पोतना, अर्थात पुताई करना, या फिर मेकअप करना कह सकते हो, ठीक है ना? मेकअप करना। सजना है मुझे, मतलब वॉल पुट्टी पोतनी है किसके लिए? सजना के लिए। सजना यानी प्रिय के लिए। किसके लिए? प्रिय के लिए, या फिर पति के लिए। किसके लिए? पति के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, इस पंक्ति में हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा जी? यमक अलंकार। याद रखिएगा। आगे चलते हैं साहब। सूरदास किसके शिष्य थे? स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पर, स्टार लगाइएगा। सूरदास किसके शिष्य थे? कमेंट बॉक्स में बताना है। सूरदास, सूरदास किसके शिष्य थे? चलिएगा, इस प्रश्न को करते हैं होमवर्क में। आपको घर से कर लेकर आना है। चलिएगा, घर से कर लेकर आना। और देखो, कुछ हिंट आपको दे दूं। सूरदास को अष्टछाप के जहाज भी कहा जाता है। अष्टछाप के पहले कवि भी ये होते हैं। जीत स्वामी जी भी अष्टछाप के कवियों में शामिल है, ठीक है ना? अच्छा जी। अच्छा, तो इस प्रश्न का आपको घर से उत्तर कर लेकर आना है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और होली को पावन तरीके से मनाइएगा, काफी अच्छे तरीके से मनाइएगा। और किसी को हाय हुड़दंग नहीं मचाना है, सभी को बहुत ही सहज तरीके से होली मनानी है, ठीक है ना? तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सभी का।